हाय एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल टीवी एकेडमी। इस चैनल पे हम लेके आ रहे हैं स्टैट पीजीटी केमिस्ट्री जुलाई 2025 के लिए क्रैश कोर्स। इस क्रैश कोर्स में क्या होगा, एक वीडियो में एक चैप्टर कंप्लीट होगा, जो कि हमारे 35 के आसपास चैप्टर होंगे। सो हम जुलाई 2025 तक सारे चैप्टर को कंप्लीट कवर कर लेंगे। इसमें हम क्या करेंगे, एक लेक्चर में एक चैप्टर कंप्लीट होगा और हर एक चैप्टर से 2 या 3 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप पीवाईक्यू उठा के देखिएगा, उससे आपको पता चलेगा कि हर चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हर चैप्टर वाले क्या होगा, इम्पोर्टेंट होगा। सो हम इससे क्रैश कोर्स में सारे चैप्टर कंप्लीट करवा देंगे। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पॉलीमर। पॉलीमर क्या होगा, व्हाट इज पॉलीमर? पॉलीमर क्या है, ये सबसे पहले देखते हैं कि पॉलीमर वर्ड कहां से लिया है, पॉलीमर वर्ड कैसे बना है। पॉलीमर वर्ड इज coined with 2 ग्रीक वर्ड, पॉली प्लस मर। पॉली मींस मैनी, मर मींस यूनिट या फिर पार्ट, जो बहुत सारे यूनिट या पार्ट से मिलकर बना होगा उसे हम कहेंगे पॉलीमर। पॉलीमर को हम क्या कह सकते हैं, दूसरा मैक्रोमोलिक्यूल्स। मैक्रोमोलिक्यूल्स के जो लार्ज मॉलिक्यूल से मिलकर बना होगा और उनके पास हाई मॉलिक्यूलर मास होगा। क्या होगा, हाई मॉलिक्यूलर मास, उन्हें हम कहेंगे मैक्रोमोलिक्यूल्स। मॉलिक्यूलर मास कितना, अप्रोक्सीमेटली 10 की एवरेज पावर 3 टू 10 की एवरेज पावर 7 यू मींस यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट। पॉलीमर क्या होगा, ये एक रिपीटेड स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ मोनोमर। जो बहुत सारे मोनोमर यूनिट होंगी वो आपस में एक दूसरे से कनेक्ट करके जो एक पूरा मॉलिक्यूल बनाएंगी, लार्ज मॉलिक्यूल, उसे हम कहेंगे पॉलीमर। और जो मोनोमर यूनिट है जो आपस में एक दूसरे से कंबाइन करेंगी, किससे कंबाइन करेंगी, कौन सा फोर्स होगा इनके बीच में, कौन सा बॉन्ड होगा, कोवेलेंट बॉन्ड होगा, उनसे कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू कनेक्ट करके क्या बनाएंगे, पॉलीमर स्ट्रक्चर। फॉर्मेशन ऑफ ए पॉलीमर, फॉर्मेशन ऑफ पॉलीमर की जो प्रोसेस होगी उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, पॉलीमराइजेशन कहेंगे। ठीक है, ये टर्म भी याद रख लेना। दूसरा क्या होगा, पॉलीमर। पॉलीमर हमारे डेली लाइफ में यूज होता है, डेली लाइफ में, इंडस्ट्री में यूज होता है। इसका क्या है कि जो हमारे जो 4 मेजर इंडस्ट्री हैं, लाइक प्लास्टिक, इलास्टोमर, फाइबर, पेंट, इन 4 मेजर जो इंडस्ट्री है उनमें क्या होगा, इनका एक बैकबोन का काम करती है पॉलीमर। मतलब ये उनकी एक रीढ़ की हड्डी का काम करती है। पॉलीमर है तो वे इंडस्ट्री है, उनके एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है पॉलीमर उन इंडस्ट्री में, फॉर इंडस्ट्री में। अब हम क्या पढ़ेंगे, इसकी क्लासिफिकेशन, पॉलीमर की क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, इन्हें क्लासिफाई करेंगे पॉलीमर को। अब इन्हें अलग अलग कंडीशन पर अलग अलग क्लासिफिकेशन क्या गया है। सबसे पहले हम देखते हैं बेस्ड ऑन सोर्स। हम पढ़ रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर क्या होगा, कुछ स्पेशल कंसीडरेशन होगी, उनके बेस पे हम बताएंगे कि पॉलीमर को कितने पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं बेस्ड ऑन सोर्स। सोर्स के बेस पे देखते हैं कि पॉलीमर को कितने टाइप में क्लासिफाई किया गया है। तो ये 3 टाइप्स में क्लासिफिकेशन की गई है इसकी पॉलीमर की। बस ये मेनली याद करने के हैं ये क्लासिफिकेशन, जो इनके जो स्ट्रक्चर एग्जांपल होंगे वो आगे डिटेल में पढ़ेंगे हम टाइप ऑफ पॉलीमराइजेशन में। तो सबसे पहले हम देखते हैं बेस्ड ऑन सोर्स। कितने टाइप के होंगे, 3 टाइप्स के। सबसे पहले हमारा होगा नेचुरल पॉलीमर, देन सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। नेचुरल, इस नाम से पता चला, नेचुरल मतलब जो हमें नेचर से मिलता है, जो हमें नेचर प्रोवाइड करता है, मींस जो हमें प्लांट एंड एनिमल में मिलते हैं, उन्हें हम कहेंगे नेचुरल पॉलीमर। ये बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। बायोडिग्रेडेबल इसके एग्जांपल क्या होंगे, जैसे कि प्रोटीन, सेलुलोज, ये हमारे बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर के एग्जांपल होंगे। और नॉन बायोडिग्रेडेबल के एग्जांपल कौन से होंगे, रबर, रेजिन्स, ये हमारे नॉन बायोडिग्रेडेबल के एग्जांपल होंगे। तो समझ में आया कि जो नेचुरल पॉलीमर है, नाम से पता चला, जैसे कि जो हमें नेचर से मिलते हैं, प्लांट एंड एनिमल से। सेकंड हमारा क्या है, सेमी सिंथेटिक। सेमी सिंथेटिक क्या होगा, ये हमें नेचर से मिलते हैं बट उसमें कुछ केमिकल मॉडिफिकेशन किया जाता है। मींस डिराइव फ्रॉम नेचुरली अकरिंग पॉलीमर्स बाय केमिकल मॉडिफिकेशन। मींस ये जो सेमी सिंथेटिक पॉलीमर है ये नेचुरली
अग्री होते हैं बट इसमें कुछ केमिकल मॉडिफिकेशन कर दिया तो इन्हें कहेंगे सेमी सिंथेटिक, या फिर ये कह दो कि जो नेचुरल पॉलीमर है उनके डेरिवेटिव क्या होंगे हमारे सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। जैसे सेलुलोज है इसका एग्जांपल, तो इसमें क्या इसके डेरिवेटिव ले लेंगे। सेलुलोज तो हमारा हो जाएगा नेचुरल पॉलीमर, और सेलुलोज के जो डेरिवेटिव होंगे वो हमारे क्या हो जाएगा सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। सेलुलोज एसीटेट और सेलुलोज नाइट्रेट। सेलुलोज एसीटेट को हम रेयोन भी कहते हैं, आल्सो नोन एज रेयोन। नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा सिंथेटिक पॉलीमर। सिंथेटिक पॉलीमर क्या होता है, जो मैन मेड पॉलीमर होते हैं उन्हें हम कहेंगे सिंथेटिक पॉलीमर। अब कौन से होते हैं मैन मेड, एग्जांपल देखो प्लास्टिक, सिंथेटिक फाइबर, सिंथेटिक रबर, ये हमारे क्या हो जाएंगे सिंथेटिक पॉलीमर। प्लास्टिक में कौन सा होगा, जैसे कि पॉलीथीन, प्लास्टिक में कौन सा आ जाएगा पॉलीथीन। सिंथेटिक फाइबर में कौन सा होगा नायलॉन 6 और सिंथेटिक रबर हमारा हो जाएगा ब्यूना एस। बस यहाँ पे सिर्फ नाम देख लेते हैं, इनके स्ट्रक्चर हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये तो हमारे किसके पॉलीमर की क्लासिफिकेशन की थी, किसके बेस पे की थी, सोर्स के बेस पे, जो हमने 3 टाइप्स के पढ़ लिए। अब हम देखते हैं बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के बेस पे पॉलीमर कितने टाइप के होंगे, 3 टाइप्स के होंगे। ये भी कौन से होंगे, लीनियर होगा, ब्रांच चेन होगी एंड क्रॉस लिंक्ड होगा। जो लीनियर चेन पॉलीमर, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं लीनियर चेन पॉलीमर। लीनियर चेन पॉलीमर क्या होगा, एक से देखो लीनियर चेन पॉलीमर ये होगा जो लॉन्ग एंड स्ट्रेट चेन होगी, उन्हें हम कहेंगे लीनियर चेन पॉलीमर। ये क्या होगा हमारा हाई डेंसिटी पॉलीथीन, और इसका एग्जांपल होगा पॉलीविनाइल क्लोराइड। जो ये हाई डेंसिटी पॉलीथीन है ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे, और इनके स्ट्रक्चर भी हमें आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे सिर्फ ये देखना है क्लासिफिकेशन क्या है, किसके बेस पे क्या है और कितने टाइप के हैं, उनके नाम देखने और एग्जांपल देखने हैं, स्ट्रक्चर आगे डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा होगा लीनियर चेन। जो लीनियर चेन होगा वो बिल्कुल सिंपल सी लॉन्ग और स्ट्रेट चेन होगी। जो हमारे ब्रांच चेन पॉलीमर होगा, ब्रांच चेन पॉलीमर क्या होगा, ये भी है एक लीनियर पॉलीमर, बट उसमें कुछ छोटी छोटी ब्रांचेस आ जाएंगे। जैसे देखो ये हमारी लीनियर चेन है, ठीक है, लीनियर चेन, इसके साथ कुछ छोटी छोटी ब्रांचेस आ गई। ये देखो ये हमारा क्या हो जाएगा ब्रांच चेन पॉलीमर। जो लीनियर चेन होगी वो होगी मेन चेन। मेन चेन कौन सी होगी, हमारी लीनियर चेन होगी। ये तो साइड चेन हो जाएगी, स्मॉल ब्रांचेस आ गई, उसे हम कहेंगे ब्रांच चेन पॉलीमर। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा ग्लाइकोजन, और ये होगी लो डेंसिटी पॉलीथीन। हाई डेंसिटी पॉलीथीन और लो डेंसिटी पॉलीथीन आगे डिस्कस करेंगे, यहाँ तक याद हो गया। अब नेक्स्ट हमारा है क्रॉस लिंक। क्रॉस लिंक पॉलीमर या फिर हम कहेंगे नेटवर्क पॉलीमर। क्रॉस लिंक में क्या होगा, ये होगा हाईली ब्रांच पॉलीमर। हाईली ब्रांच पॉलीमर कैसे, देखो ये लीनियर चेन होगी, लीनियर चेन पॉलीमर को इन्होंने आपस में एक दूसरे को जोड़ दिया। इसमें हमने दोनों लीनियर चेन को एक दूसरे से बाइंड नहीं किया है, हल्की हल्की ब्रांचेस आई इसमें, उन्हें इन्हें कंप्लीटली बाइंड कर दिया ऐसे। ये हमारे क्या हो जाएगा क्रॉस लिंक। किसके थ्रू होगा, ये कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू। ये क्या होगी फिर स्ट्रक्चर कैसी हो जाएगी, जब एक लीनियर चेन है ये एक दूसरे को कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू इन दोनों को आपस में बाइंड कर क्या हो जाएगी, हार्ड होगी, रिजिड होगी और ब्रिटल इन नेचर होगी। इनके कैरेक्टर है, याद रखना। इसके एग्जांपल हो जाएगा बेकेलाइट और मेलेमाइन। बेकेलाइट और मेलेमाइन होते हैं वो हाईली ब्रांच पॉलीमर होते हैं, जिनका डिस्कस हम आगे करेंगे। तो ये हमने क्लासिफिकेशन देखी है पॉलीमर की, बेस्ड ऑन सोर्स एंड बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर। अब हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं बेस्ड, हम डिस्कस करते हैं बेस्ड ऑन मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन। 2 क्लासिफिकेशन पहले देख ली, बेस्ड ऑन सोर्स एंड बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर। अब देख रहे हैं बेस्ड ऑन मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन। कितने टाइप के होंगे, 2 टाइप के होंगे। फर्स्ट हमारा क्या होगा एडिशन पॉलीमर, सेकंड क्या होगा कंडेंसेशन पॉलीमर। एडिशन पॉलीमर, एडिशन नाम से पता चला कि मतलब किसी चीज का एडिशन होगा, ऐड होगी कोई चीज। इसमें क्या होगा कि जो रिपीटेड एडिशन ऑफ मोनोमरिक मॉलिक्यूल, रिपीटेड एडिशन ऑफ
मोनोमर मॉलिक्यूल। ये हमारा क्या हो जाएगा एडिशन पॉलीमर। इसमें क्या होता है देखो, मोनोमर यूनिट का रिपीटेड एडिशन तो होगा इसमें, बट वो एक सेम या फिर डिफरेंट भी हो सकते हैं मोनोमर। रिपीटेड एडिशन ऑफ मोनोमरिक यूनिट में भी सेम या फिर डिफरेंट। जो इसमें मोनोमर होंगे यूज्ड आर अनसैचुरेटेड कंपाउंड, डबल बॉन्ड या फिर सिंगल बॉन्ड होने चाहिए मोनोमर यूनिट में, उन्हें हम कहेंगे एडिशन पॉलीमर। इसका एग्जांपल देखो एल्कीन, अनसैचुरेटेड कंपाउंड कैसे होते हैं एल्कीन टाइप से। एडिशन पॉलीमर है क्या होंगे, ये भी दो टाइप के होंगे, होमोपॉलीमर या और दूसरा मतलब का कोपॉलीमर। होमो मींस सेम, होमो मींस सेम, जिसमें क्या होगा कि जो रिपीटेड एडिशन ऑफ मोनोमेरिक यूनिट थी वो एक सेम होगी मोनोमेरिक यूनिट, यानी कि इसकी डेफिनेशन हो जाएगी रिपीटेड एडिशन ऑफ सिंगल मोनोमेरिक यूनिट नोन एज होमोपॉलीमर। ये देखो इसका एग्जांपल होगा पॉलीथीन। इसकी स्ट्रक्चर देखो, ये हमारा क्या है इथीन, हमने इथीन का क्या करवाया पॉलीमराइजेशन, इसका पॉलीमराइजेशन क्या मिलेगा हमें पॉलीथीन। अब इसको एग्जांपल इसके स्ट्रक्चर है ना उससे समझो। देखो इथीन है, इथीन क्या है एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। तो होमोपॉलीमर में क्या कहा था कि रिपीटेड एडिशन ऑफ सिंगल मोनोमेरिक स्पीसीज, सिंगल एक है सिर्फ इथीन और मोनोमेरिक यूनिट होगा, दूसरा क्या था इसके साथ है अनसैचुरेटेड कंपाउंड मींस इथीन डबल बॉन्ड के साथ होना चाहिए मोनोमेरिक यूनिट, उसका हमें पॉलीमराइजेशन क्या क्या मिला हमें पॉलीथीन। तो ये क्या हो जाएगा हमारा होमोपॉलीमर, जिसमें क्या होगा रिपीटेड एडिशन ऑफ सिंगल मोनोमेरिक स्पीसीज। एग्जांपल देख लो हमें पॉलीथीन। नेक्स्ट क्या हमारा कोपॉलीमर, कोपॉलीमर मींस को मतलब दो डिफरेंट मोनोमेरिक यूनिट होंगी, इसमें क्या होगा रिपीटेड एडिशन ऑफ टू डिफरेंट मोनोमेरिक यूनिट। इसका एग्जांपल क्या देखा ब्यूना एस। अब इसका स्ट्रक्चर से समझो, ब्यूना एस किससे मिलके बनेगा, दो मोनोमेरिक यूनिट होंगी जो डिफरेंट होंगी। पहला क्या हमारा 1,3-ब्यूटाडाइन, 1,3-ब्यूटाडाइन प्लस स्टाइरिन, इन दोनों से मिलके हमें मिला है ब्यूना एस। क्या मिला है ब्यूना एस। ये देखो यहाँ पे क्या है टू डिफरेंट मोनोमेरिक यूनिट है, दोनों है क्या अनसैचुरेटेड कंपाउंड है मोनोमेरिक यूनिट में, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड हो सकते हैं, इससे हमें क्या मिला ब्यूना एस। तो ये तो हमारा क्या था एडिशन पॉलीमर। एडिशन पॉलीमर के दो पार्ट हमने समझ लिए, होमोपॉलीमर और कोपॉलीमर। होमो में सेम मोनोमेरिक यूनिट होंगे जिसमें, और कोपॉलीमर जिसमें टू डिफरेंट मोनोमेरिक स्पीशीज होंगे, उन्हें हम कहेंगे कोपॉलीमर। एग्जांपल देख लिया, इसका पॉलीथीन हो गया होमो का, कोपॉलीमर का हमारा क्या हो जाएगा ब्यूना एस। और इसका स्ट्रक्चर देखा था हमने पॉलीथीन, पॉलीथीन किसका पॉलीमराइजेशन हुआ है इथीन का, इथीन का पॉलीमराइजेशन करेंगे हमें मिलेगा पॉलीथीन पॉलीमर। इसमें क्या है जो इथीन है वो सिंगल मोनोमेरिक स्पीशीज है विद अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, उससे हमें मिलेगा पॉलीथीन पॉलीमर। जो कोपॉलीमर है उसमें टू डिफरेंट स्पीशीज है मोनोमर के, एक तो है 1,3-ब्यूटाडाइन, नेक्स्ट हमारा होगा स्टाइरिन, उससे हमें मिला ब्यूना एस। सेकंड, फर्स्ट हमने एडिशन पॉलीमर देखा, सेकंड हमारा क्या है कंडेंसेशन पॉलीमर। कंडेंसेशन पॉलीमर इसकी डेफिनेशन क्या होगी, रिपीटेड कंडेंसेशन रिएक्शन बिटवीन टू डिफरेंट बाइफंक्शनल एंड ट्राइफंक्शनल मोनोमेरिक यूनिट। इसमें क्या होगा, इसमें अनसैचुरेटेड कंपाउंड नहीं होंगे, इसमें होंगे बाइफंक्शनल और ट्राइफंक्शनल। अब इसमें भी हो तो ये सकते हैं होमोपॉलीमर और कोपॉलीमर, दोनों हो सकते हैं कंडेंसेशन भी। देखो एक मिनट, ये देखो इसके एग्जांपल दोनों समझो। कंडेंसेशन की डेफिनेशन समझ में आई कि रिपीटेड कंडेंसेशन रिएक्शन बिटवीन टू डिफरेंट बाइफंक्शनल एंड ट्राइफंक्शनल मोनोमेरिक यूनिट। हो तो ये भी कह सकते हैं होमोपॉलीमर कंडेंसेशन और फिर कोपॉलीमर कंडेंसेशन। कंडेंसेशन पढ़ रहे हम, एडिशन पढ़ लिया था, ये हमारा होमोपॉलीमर कंडेंसेशन और
कोपॉलीमर कंडेंसेशन। वही होमो मीन्स सेम मोनोमरिक यूनिट से मिलके जो बनेगा वो हमारा क्या हो जाएगा होमो, और को में टू डिफरेंट मोनोमरिक का यूज करेंगे तो हमें मिलेगा कोपॉलीमर कंडेंसेशन। अब देखो इसके एग्जांपल देखो, होमो का एग्जांपल होगा हमारा नायलॉन 6 और कोपॉलीमर का हो जाएगा नायलॉन 6 स्ट्रक्चर से समझते हैं इनको हम। ये देखो नायलॉन 6 किसका पॉलीमराइजेशन करेंगे हम? कैप्रोलैक्टम NH3 डबल बॉन्ड O CH2 and CH2 इसका पॉलीमराइजेशन करेंगे, क्या मिलेगा हमें? नायलॉन 6 स्ट्रक्चर क्या रहेगा? NHCH2 होल का 5 C डबल बॉन्ड O। ये हमारा नायलॉन 6 का स्ट्रक्चर होगा। ये किसका पॉलीमराइजेशन है? कैप्रोलैक्टम का पॉलीमराइजेशन। अब देखो इसमें भी है तो कंडेंसेशन, ये तो हमने देख लिया कि रिपीटेड स्ट्रक्चर यूनिट किसकी होगी? यहाँ पे एक सिंगल मोनोमरिक यूनिट है, क्या है? एक सिंगल मॉलिक्यूल हो गया हमें, उसी से हमें क्या हुआ है? नायलॉन 6 मिला है। अब कोपॉलीमर को देखेंगे, कोपॉलीमर क्या होगा? टू डिफरेंट मोनोमरिक यूनिट होंगे। अब इसमें देखो हमें एडिशन में क्या पढ़ा था? जो होमोपॉलीमर एडिशन था उसमें था कि जो मोनोमर यूनिट थी उसमें क्या था? अनसैचुरेटेड कंपाउंड मींस डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होने चाहिए। जो होमोपॉलीमर कंडेंसेशन है इसमें क्या है? हमारा बाई फंक्शनल एंड ट्राई फंक्शनल मोनोमरिक स्पीशीज होनी चाहिए। ये डिफरेंस है, वहां पे अनसैचुरेटेड कंपाउंड था डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ है बाई फंक्शनल एंड ट्राई फंक्शनल मोनोमरिक स्पीशीज। कोपॉलीमर और बाकी सेम है कि होमो मींस मतलब वही सिंगल मोनोमरिक यूनिट से, और यहाँ भी क्या होगा? कंडेंसेशन में सिंगल मोनोमरिक यूनिट से। कोपॉलीमर में क्या होगा? कोपॉलीमर में होगा कि टू डिफरेंट मोनोमरिक स्पीशीज का कंडेंसेशन देखो, ये बनेगा NH2, ये नायलॉन 6 का स्ट्रक्चर देख रहे हैं, NH2 CH2 6 NH2 प्लस NHOOC CH2 का 4 COH। ये हमारा क्या हो जाएगा? हेक्सामिथाइलिन डाइअमीन। ये हमारा हो जाएगा एडिपिक एसिड। इनका पॉलीमराइजेशन करेंगे, क्या मिलेगा हमें? नायलॉन 6 जिसकी स्ट्रक्चर होगी NH CH2 6 NH2 NH C डबल बॉन्ड O CH2 4 C डबल बॉन्ड O, और साइड में कोई साइड प्रोडक्ट यहाँ पे निकल जाएगा लाइक वाटर, अल्कोहल या फिर HCl। कंडेंसेशन का यही होता है कि जो रिपीटेड कंडेंसेशन रिएक्शन बिटवीन टू डिफरेंट बाइफंक्शनल एंड ट्राइफंक्शनल मोनोमरिक स्पीशीज, और साथ में क्या होगा? एलिमिनेशन होगा कुछ साइड प्रोडक्ट का लाइक वाटर, अल्कोहल या फिर HCl एक्सेट्रा। ये होंगे हमारे कंडेंसेशन। तो ये हमने पढ़े हैं क्लासिफिकेशन किसके बेस पे? मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन। कितने टाइप के थे? 2 टाइप के, एडिशन पॉलीमर और कंडेंसेशन पॉलीमर। एडिशन पॉलीमर में क्या था? एडिशन पॉलीमर में क्या था? रिपीटेड एडिशन ऑफ मोनोमरिक यूनिट विद अनसैचुरेटेड कंपाउंड। और कंडेंसेशन में क्या था? रिपीटेड कंडेंसेशन रिएक्शन बिटवीन टू डिफरेंट बाइफंक्शनल एंड ट्राइफंक्शनल मोनोमरिक स्पीशीज।
दोनों क्या थे, एडिशन पॉलीमर और कंडेंसेशन पॉलीमर। दोनों में क्या है, दो टाइप के होंगे, होमोपॉलीमर और कोपॉलीमर। होमोपॉलीमर एडिशन में क्या होगा, दोनों की डेफिनेशन सेम है कि उनमें सेम मोनोमरिक स्पीशीज होंगे, बट उसमें एडिशन होगा और इसमें क्या होगा, कंडेंसेशन में क्या होगा, कंडेंसेशन हो जाएगा। और कोपॉलीमर में क्या होंगे, टू डिफरेंट मोनोमरिक स्पीशीज रहेंगे जो कि दोनों मिलेंगे एडिशन एंड कंडेंसेशन रिएक्शन में। तो इनका डिफरेंस देख लेना। और कंडेंसेशन में क्या होता है कि एलिमिनेशन होता है कुछ स्मॉल मॉलिक्यूल्स का, लाइक वाटर, अल्कोहल एंड HCl एटसेट्रा। अब हम देखते हैं क्लासिफिकेशन फोर्थ। अब किसके बेस पे देखते हैं, बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर फोर्सेज। अब नेक्स्ट क्लासिफिकेशन हमारे है बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर फोर्सेज। कितने टाइप के हैं, 4 टाइप्स के। सबसे पहले देखो पॉलीमर की कुछ एप्लीकेशंस हैं, वो किस पे डिपेंड करती है, कुछ डिफरेंट फील्ड होते हैं, जैसे कि कुछ मैकेनिकल स्ट्रेंथ होती है, उनके ऊपर भी डिपेंड करती है। अब वो मैकेनिकल स्ट्रेंथ कौन कौन सी हो जाएगी, जैसे टेंसाइल स्ट्रेंथ होगी, टफनेस होगी, इन सब के ऊपर डिपेंड करती है। और जो हमारी मैकेनिकल स्ट्रेंथ होगी वो गवर्न बाय इंटरमोलिकुलर फोर्स के। यहाँ पे कौन कौन से इंटरमोलिकुलर फोर्स यूज होंगे, वंडर वाल फोर्स एंड हाइड्रोजन बॉन्ड। अब हम देखते हैं कि जो हमारे मोलिकुलर फोर्सेस के बेस पर पॉलीमर को क्लासिफाई कितने टाइप के किया गया है, 4 टाइप में। फर्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, इलास्टोमर। देखो नाम से समझ में आ रहा है, इलास्टोमर मींस इलास्टिसिटी से रिलेटेड कुछ होगा इसमें, इतना तो समझ आ रहा है ना। तो इलास्टोमर क्या होगा, इलास्टोमर ये एक रबर लाइक स्ट्रक्चर है। रबर लाइक, जैसे रबर सॉलिड होता है ऐसे रबर लाइक सॉलिड, बट इसमें क्या है, इलास्टिक प्रॉपर्टी प्रेजेंट होगी। सॉलिड होगा बट इलास्टिक प्रॉपर्टी, मतलब क्यों, इसे इलास्टिसिटी होगी, उसे हम वो फ्लेक्सिबल होगा, उसे हम स्ट्रेच कर सकते हैं। इसमें देखो क्या होगा, वीकेस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्स। इलास्टोमर में क्या होगा, वीकेस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्स मींस उसमें जो बाइंडिंग फोर्स होगा, मॉलिक्यूल में जो बाइंडिंग फोर्स होगा वो क्या होगा, वीक होगा। और वीक बाइंडिंग फोर्स की वजह से उसमें क्या होगा, स्ट्रेचिंग होगी। स्ट्रेचिंग मींस उसमें क्या होगा, स्ट्रेचिंग अवेलेबल होगी, इजीली स्ट्रेच हो जाएगा। अब उसमें एक न्यू टर्म इंट्रोड्यूस है, क्रॉस लिंक को इंट्रोड्यूस किया गया है कि जब हम किसी मॉलिक्यूल को स्ट्रेच करेंगे तो वापस से वो रिट्रैक्ट करके ओरिजिनल पोजीशन में चला जाए, फोर्स को रिलीज करके। इसके एग्जांपल क्या होंगे हमारे, ब्यूना S और ब्यूना N। ठीक है, ये इसके एग्जांपल हो जाएंगे। इलास्टोमर समझ में आया कि एक रबर लाइक सॉलिड होगा विद इलास्टिक प्रॉपर्टी, उसमें इलास्टिसिटी प्रेजेंट होगी। दूसरा, इस पॉलीमर में क्या होगा, वीकेस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्स प्रेजेंट होगा और वो वीक बाइंडिंग होगी फोर्स की, उसकी वजह से वो क्या हो जाएगा, स्ट्रेच हो जाएगा। उसमें एक क्रॉस लिंक को इंट्रोड्यूस किया गया है जो क्या करेगा, जिसे हमने रबर को स्ट्रेच किया था वो वापस से रिट्रैक्ट करके अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा। ये हमारा इलास्टोमर था। इसके एग्जांपल देख लें हमने, ब्यूना S और ब्यूना N। नेक्स्ट हमारे क्या है, नेक्स्ट हमारा फाइबर। फाइबर क्या होगा, थ्रेड फॉर्मिंग सॉलिड हो गई, थ्रेड फॉर्मिंग सॉलिड, जिसमें क्या होगा, हाईली टेंसाइल स्ट्रेंथ। थ्रेड धागा तो देखा होगा सबने, धागा क्या होता है, तो सॉलिड है वो। अब वो सारे क्या होंगे, क्लोज पैकिंग होंगे। जो तुम्हारे फाइबर होंगे वो क्या होंगे, क्लोज पैकिंग होंगे। क्लोज पैकिंग होंगे तो इसका मतलब क्या होगा, वो उसमें कौन सा फोर्स प्रेजेंट होगा, उसमें स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्स प्रेजेंट होगा। और हम जानते हैं कि वंडर वाल फोर्स और हाइड्रोजन बॉन्ड में सबसे ज्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्स किसमें होगा, इन दोनों में से हाइड्रोजन बॉन्ड का। जिसमें कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। यहां था वंडरवाल फोर्स था, तो यहाँ क्या होगा, स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्स होगा, लाइक हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। और इसके एग्जांपल हम देख लें, पॉलीअमाइड और पॉलीएस्टर। ये हमारा था फाइबर। नेक्स्ट क्या है, थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग। अभी लास्ट के दो साथ ही देख लो। देखो थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग। थर्मोप्लास्टिक क्या होगा, ये होगा लीनियर ब्रांच चेन, लीनियर चेन विद सम ब्रांचेस, वो हमारे क्या होगा, थर्मोप्लास्टिक। और थर्मोसेटिक होगा जो कि नेटवर्क पॉलीमर या फिर हम कहेंगे क्रॉस लिंक, हाईली ब्रांच्ड। थर्मोसेटिक क्या होगा हमारा, हाईली ब्रांच मॉलिक्यूल होगा। और जो थर्मोप्लास्टिक होगा वो क्या होगा, ब्रांच लीनियर चेन। इसमें हल्की फुल्की ब्रांच होगी, इसमें हाईली ब्रांच हो जाएगा।
थर्मोप्लास्टिक क्या होगा, इसे हम रीयूज कर सकते हैं। जैसे कि इसे देखो, अगर इसे हम हीट करते हैं ना तो ये वापस से रीयूजेबल होता है, हीट करेंगे तो सॉफ्ट में कन्वर्ट हो जाएगा पॉलीमर, और अगर इसे हम कूल करेंगे, कूलिंग के कंडीशन में लेके आएंगे तो ये वापस से हार्ड भी हो जाएगा। तो ये चेंजेबल है। जो थर्मोसेटिंग है इसका क्या है कि ये वापस से रीयूज नहीं कर सकते, थर्मोसेटिंग को हम रीयूज नहीं कर सकते। थर्मोसेटिंग में क्या होगा, यदि हमने एक बार उसे हीट कर दिया तो क्या हो जाएगा, सॉफ्ट में हो जाएगा। कूल करने के बाद क्या हो जाएगा, वो हार्ड होने के बाद वापस से वो रीयूजेबल नहीं होगा। वो मतलब एक बार मेल्ट होने के बाद उसे दोबारा से हीट नहीं कर सकते, तो हमारा हो जाएगा थर्मोसेटिंग। इसके एग्जांपल देखो, थर्मोप्लास्टिक क्या था, पॉलीथीन, पॉलीस्टाइरीन, और जो थर्मोसेटिंग वो क्या होगा हमारा, बेकेलाइट और यूरिया फॉर्म एल्डिहाइड रेजिन। इनकी स्ट्रक्चर हम सबकी आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये तो हमारी होगी क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर हम एक बार सारे जल्दी जल्दी रिवाइज करो। देखो क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर कितने देखी थी हमने, एक तो देखा था हमने बेस्ड ऑन सोर्स, वो क्या थे, नेचुरल पॉलीमर, सेमी सिंथेटिक और सिंथेटिक। इसके डिटेल में पढ़ लेते हैं। नेचुरल जो हमें नेचर से प्रोवाइड होते हैं, और सेमी सिंथेटिक जो नेचुरली अक्रिंग पॉलीमर होंगे बट उसमें क्या करेंगे, कुछ केमिकल मॉडिफिकेशन करेंगे। और जो सिंथेटिक था हमारा वो क्या था, मैन मेड पॉलीमर होंगे। नेक्स्ट हमें किसके बेस पे पढ़ा था, बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के बेस पे कितने टाइप के थे, 3 टाइप के, लीनियर, ब्रांच चेन एंड क्रॉस लिंक या फिर नेटवर्क पॉलीमर। लीनियर होते जो लॉन्ग एंड स्ट्रेट चेन वाले थे। जो हमारे ब्रांच चेन होंगे वो क्या होंगे, लीनियर चेन विद सम ब्रांचेज, उन्हें हम कहेंगे ब्रांच चेन, तो उसमें कुछ छोटी छोटी ब्रांचें निकल आए। और जो हमारे क्रॉस लिंक या फिर नेटवर्क पॉलीमर था उसमें क्या होगा, वो हाईली ब्रांच था। उसमें जो आपस में थे तो क्या थे, हमने देखा था कि जो लीनियर चेन है उन्हें कंप्लीटली बाइंड कर देगा, 2 लीनियर चेन को कंप्लीटली बाइंड कर देगा। ये हमारा क्या था, क्रॉस लिंक चेन था। इनके बीच में कौन सा बॉन्ड था, कोवलेंट बॉन्ड था। नेक्स्ट हमने पढ़ा था बेस्ड ऑन मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन। उसके 2 टाइप थे, एडिशन पॉलीमर, कंडेंसेशन पॉलीमर। एडिशन पॉलीमर था रिपीटेड एडिशन ऑफ ए मोनोमरिक यूनिट, और उसमें था रिपीटेड कंडेंसेशन रिएक्शन बिटवीन 2 बाइफंक्शनल एंड ट्राइफंक्शनल मोनोमरिक यूनिट। अब उसमें दोनों एडिशन पॉलीमर और कंडेंसेशन पॉलीमर दोनों दो टाइप के थे, होमोपॉलीमर एंड कोपॉलीमर। होमोपॉलीमर में था कि सिंगल मोनोमरिक यूनिट का यूज होगा, और जो कोपॉलीमर है इसमें 2 डिफरेंट मोनोमरिक यूनिट का यूज होगा। लास्ट हमारा क्या था, बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर फोर्सेस। ये कितने टाइप के थे, 4 टाइप के, इलास्टोमर, फाइबर, थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिक। ये हमने अभी देखे थे। ये रबर लाइक सॉलिड्स, वीकेस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्स होगा, और जो वंडर वाल फोर्स जो हमारा फाइबर होगा उसमें क्या होगा, थ्रेड लाइक सॉलिड होगा। इसमें होगा क्या होगा, स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नेक्स्ट हमारा थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग। ये हमारा क्या होगा, जो ब्रांच चेन होगा, लीनियर मतलब लीनियर चेन विद सम ब्रांचेस। और जो थर्मोसेटिंग होगा वो हमारा क्या होगा, हाईली ब्रांच हो जाएगा। ये रीयूजेबल होता है, ये रीयूजेबल नहीं होता है। ये सॉफ्टनिंग ऑन हीटिंग एंड हार्डनिंग ऑन कूलिंग होता है। ये एक बार हार्ड होने के बाद वापस से इसे पहले वाली ओरिजिनल कंडीशन में लेके आना इम्पॉसिबल है। तो अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे हमारा टाइप ऑफ पॉलीमराइजेशन। टाइप ऑफ पॉलीमराइजेशन करेंगे। टाइप ऑफ पॉलीमराइजेशन कितने टाइप के होंगे, 2 टाइप्स के। फर्स्ट हमारा क्या होगा, एडिशन पॉलीमराइजेशन या फिर चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। सेकंड हमारा होगा स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन या फिर कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एडिशन पॉलीमराइजेशन मींस चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन को। इसको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। एडिशन पॉलीमराइजेशन या फिर चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन है क्या, ये क्या होगा, रिपीटेड एडिशन ऑफ ए मोनोमरिक यूनिट। अ मोनोमरिक यूनिट में बी सेम एंड मे बी डिफरेंट। वो सेम भी हो सकती है मोनोमरिक यूनिट या फिर डिफरेंट भी हो सकती है। जो एडिशन पॉलीमर है उसमें क्या होगी, चेन लेंथ इंक्रीज होगी। जो चेन लेंथ या फिर चेन ग्रोथ जो इंक्रीज होगी वो किसके थ्रू होगी, उसमें कोई फ्री रेडिकल या फिर कोई आयनिक स्पीशीज प्रेजेंट होगा एज ए कैटलिस्ट। उनकी वजह से क्या होगी में चेन लेंथ इंक्रीज होगी। अब हम पढ़ते हैं कि ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म
कैसे होता है। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को समझते हैं। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म इसका क्या काम है कि चेन लेंथ या फिर चेन ग्रोथ को इंक्रीज करना। ये कौन रोल प्ले करता है, ये फ्री रेडिकल एज ए कैटालिस्ट। तो इसमें क्या होना है, अब फ्री रेडिकल के लिए हमें चाहिए क्या, फ्री रेडिकल जेनेटिक स्पीशीज होना चाहिए, कोई ऐसा कैटालिस्ट होना चाहिए क्या करेगा जो फ्री रेडिकल को जनरेट करेगा। अब वो कौन से कैटालिस्ट होंगे, वो बेंजोइल पेरोक्साइड हो सकता है। मेनली यहाँ पे हम बेंजोइल पेरोक्साइड को ही पढ़ेंगे। बेंजोइल पेरोक्साइड ये हमारा हो जाएगा बेंजोइल पेरोक्साइड। एडिशन पॉलीमराइजेशन एंड चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। क्या इसकी डेफिनेशन क्या है, हमने पीछे पढ़ी थी क्लासिफिकेशन में एडिशन पॉलीमराइजेशन की डेफिनेशन तो कि रिपीटेड एडिशन ऑफ ए मोनोमेरिक स्पीशीज। अब वो मोनोमेरिक स्पीशीज में बी सेम और डिफरेंट, में बी सेम और डिफरेंट, कुछ भी हो सकते हैं, सेम और डिफरेंट की कंडीशन नहीं लगा रहा कि सेम ही होगी या फिर डिफरेंट ही होगी, वो सेम या डिफरेंट कोई भी हो सकता है। ये हमारा होगा चेन ग्रोथ विद अनसैचुरेटेड कंपाउंड। अनसैचुरेटेड कंपाउंड कौन से, लाइक अल्कीन, अल्केडाइन, ये हमारे हो जाएंगे। अब इंक्रीज इन चेन लेंथ एंड चेन ग्रोथ कैन टेक प्लेस थ्रू फॉर्मेशन ऑफ इधर फ्री रेडिकल और आयनिक स्पीशीज। हम सबसे पहले पढ़ते हैं फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म का यूज कर रहे थे हमें कि इंक्रीज इन चेन लेंथ एंड चेन ग्रोथ। फ्री रेडिकल जनरेट करने के लिए हमें कोई कैटलिस्ट चाहिए जो कि हमें फ्री रेडिकल जनरेट करवाए, ठीक है। अब वो फ्री रेडिकल जनरेट करवाने के लिए कौन सा कैटलिस्ट का यूज करेंगे, वो होगा हमारा बेंजोइल पेरोक्साइड। जो बेंजोइल पेरोक्साइड का यूज करेंगे यहाँ पे हम। अब फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में 3 स्टेप है। कितने स्टेप है, 3। चेन इनिशिएशन स्टेप, चेन प्रोपेगेटिंग स्टेप एंड थर्ड हमारा हो जाएगा चेन टर्मिनेटिंग स्टेप। फर्स्ट हमारे क्या हो जाएगा, चेन इनिशिएशन स्टेप। इसमें क्या होगा, जो बेंजोइल पेरोक्साइड है, हम बेंजोइल पेरोक्साइड को ले रहे हैं, ये एक कैटलिस्ट है। एज ए कैटलिस्ट इसका यूज होगा जो कि हमें किसमें हेल्प करेगा, फ्री रेडिकल जनरेट करने में हमारा हेल्प करेगा। जो बेंजोइल पेरोक्साइड है इसमें क्या होगा, ये अपना सिंगल इलेक्ट्रॉन, ये हमारा सिंगल ऑक्सीजन अपना सिंगल इलेक्ट्रॉन अपने साथ लेके चला जाएगा और इधर ये वाला ऑक्सीजन अपना सिंगल इलेक्ट्रॉन लेके अपने साथ चला जाएगा। इससे हमें क्या मिलेगा, ये बेंजोइल रेडिकल। क्या मिला हमें, बेंजोइल रेडिकल। इसके 2 मॉलिक्यूल मिले हैं, कितने मिले हमें, 2 मॉलिक्यूल मिले हैं। इसका फर्दर से करेंगे तो कार्बन अपना फ्री रेडिकल लेके चला जाएगा और इधर कार्बन अपना, ये वाला कार्बन अपना फ्री रेडिकल लेके चला जाएगा। तो इससे क्या होगा, ये तो हमारी क्या बन जाएगी, CO2 गैस रिलीज कर देगा और ये हमें मिल गया फिनाइल रेडिकल। क्या मिल गया हमें, फिनाइल रेडिकल। अब इस फिनाइल रेडिकल का क्या करेंगे, फिनाइल रेडिकल का फर्दर से रिएक्शन कराएंगे किसके साथ, इथीन के साथ, एक न्यू इथीन के साथ। फिनाइल रेडिकल का किसके साथ कराएंगे, इथीन के साथ। हमें क्या मिलेगा, एक लार्जर मॉलिक्यूल ऑफ फ्री रेडिकल। क्या मिलेगा, एक लार्जर मॉलिक्यूल ऑफ फ्री रेडिकल। अब हम क्या करें, तो हमारा क्या था, फर्स्ट स्टेप क्या था, चेन इनिशिएटिंग स्टेप। सेकंड हमारा क्या होगा, चेन प्रोपेगेटिंग स्टेप। इसमें क्या होगा, जो हमें लार्ज फ्री रेडिकल मॉलिक्यूल मिला है, इसका हम फर्दर से एक न्यू स्पीशीज इथीन की उसके साथ रिएक्शन कराएंगे तो हमें एक बिगर साइज का फ्री रेडिकल मिल जाएगा, जो कि हमारा ये हो जाएगा। अब इसकी जो रिपीटेशन होगी, बाद रिपीटेशन ऑफ दिस सीक्वेंस, जो बार बार में इसका क्या, ये हमें ये मिल गया। अब क्या होगा, इसकी बार बार में क्या होगी, रिपीटेशन, कि जो हमारा लार्ज मॉलिक्यूल होगा वो फर्दर से फिर फ्री रेडिकल फिर से किसी नए इथेन के साथ रिएक्शन कराएगा, फर्दर से कोई और बिगर साइज का फ्री रेडिकल मिल जाएगा। तो एक सीक्वेंस में बार बार में रिएक्शन करते रहेंगे, हमें ये फ्री रेडिकल मिलेगा इसमें चेन प्रोपेगेटिंग स्टेप में। अब लास्ट हमारा क्या है, चेन टर्मिनेटिंग स्टेप। चेन टर्मिनेटिंग में क्या होगा, जो हमारे फ्री रेडिकल है उनको हम कंबाइन कर देंगे, हमारे जो फ्री रेडिकल होंगे उनको क्या कर देंगे, कंबाइन कर देंगे एक डिफरेंट वे में। तो हमें क्या मिल जाएगा, लास्ट प्रोडक्ट है पॉलीथीन। इथीन से हमें क्या मिलेगा, ये हमारा क्या था, मोनोमर यूनिट इथीन। इथीन में देखो जो बेंजोइल पेरोक्साइड है ये हमें क्यों रहती है, तो एक एज ए कैटलिस्ट यूज किया था। मेन तो क्या था हमारा
रिएक्टेंट इथीन, इथीन से हमने क्या बनाया, पॉलीथीन, ये हमारा क्या हो जाएगा, पॉलीथीन। इसके बीच में किसका यूज हुआ, हमारे एक कैटलिस्ट का जिसका नाम था बेंजोइल पेरोक्साइड। इसका यूज क्यों किया था, हमें फ्री रेडिकल चाहिए थे, ये क्या करेगा, फ्री रेडिकल जनरेट करेगा। तो हमें समझ आया ना कि इथीन, इथीन से कहां तक पहुंचे हम, पॉलीथीन तक। किसके थ्रू पहुंचे, क्या क्या था, कोई पेरोक्साइड कैटलिस्ट था, पेरोक्साइड कैटलिस्ट का यूज करके पहुंचे। पेरोक्साइड, कौन सा पेरोक्साइड, बेंजोइल पेरोक्साइड। उस बेंजोइल पेरोक्साइड का क्या काम था, फ्री रेडिकल को जनरेट करना, जिससे हमारी चेन लेंथ और चेन ग्रोथ में इंक्रीज हुआ। तो ये था पूरा प्रोसेस, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म समझ में आया यहाँ तक। अब हम क्या करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट एडिशन पॉलीमर के एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं पॉलीथीन, इसे इरेज कर दो। हम क्या देखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट है वो एडिशन पॉलीमर, उन्हें देखते हैं। सबसे पहले क्या है, पॉलीथीन, जो अभी हमने डिस्कस किया है, किससे बना, इथीन से पॉलीथीन। बीच में किसका यूज हुआ है, कैटलिस्ट का। वो कैटलिस्ट कौन सा था, बेंजोइल पेरोक्साइड। उसका क्या काम था, फ्री रेडिकल जनरेट करना। फ्री रेडिकल क्यों जनरेट किया था, क्योंकि हमारी चेन लेंथ और चेन ग्रोथ में इंक्रीज हो, उसका काम था इंक्रीज इन चेन लेंथ एंड चेन ग्रोथ। अब हम पढ़ते हैं फ्री पॉलीथीन। पॉलीथीन कितने टाइप की है, मेनली पॉलीथीन है दो टाइप के, टू टाइप्स ऑफ पॉलीथीन। फर्स्ट हमारा क्या होगा, लो डेंसिटी पॉलीथीन। हमने पीछे पढ़ा था क्लासिफिकेशन में, क्लासिफिकेशन जो हमने पढ़ी थी बेस्ड ऑन सोर्स पे, वहां पे हमने पढ़ा था लीनियर पॉलीमर और ब्रांचिंग पॉलीमर में कि जो एग्जांपल थे लो डेंसिटी और हाई डेंसिटी पॉलीथीन। अब उन्हें हम यहाँ डिटेल्स में पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ रहे हैं हम, दो टाइप के कौन से होंगे, लो डेंसिटी पॉलीथीन एंड सेकंड हमारा हो जाएगा हाई डेंसिटी पॉलीथीन। देखो सबसे पहले पढ़े लो डेंसिटी पॉलीथीन को। लो डेंसिटी पॉलीथीन क्या होगा, पॉलीमराइजेशन ऑफ इथीन तो होगा इसमें। अब किसके अंडर होगा, हाई प्रेशर ऑफ हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर पे पॉलीमराइजेशन होगा किसका, इथीन का। अब वो प्रेशर कितना होगा, 1000 टू 2000 एटीएम एटमॉस्फेयर तक, और हाई टेम्परेचर कितना होगा, 350 टू 570 केल्विन तक। ठीक है, ये होगा। और इसमें क्या होगा, इसमें भी कैटलिस्ट का यूज होगा बीच में। जब हम पॉलीमराइजेशन ऑफ इथीन करेंगे उसमें क्या होगा, हमने देखा था कैटलिस्ट का यूज होगा। कौन सा कैटलिस्ट, पेरोक्साइड कैटलिस्ट का यूज होगा। अब हम ये देख रहे हैं, इसका एग्जांपल देख लो लो डेंसिटी पॉलीथीन का। इसमें क्या होता है कि जो हाइड्रोजन का अब्स्ट्रैक्शन होगा, हाइड्रोजन ये हमने ले ली तो मॉलिक्यूल, पेरोक्साइड की वजह से क्या होगा, इथीन पे फ्री रेडिकल जनरेट होगा। अब हाइड्रोजन अब्स्ट्रैक्ट वहां से होगा जहां हाईली ब्रांच स्ट्रक्चर होगी। हाईली ब्रांच स्ट्रक्चर से क्या कर दिया हमने, हाइड्रोजन को अब्स्ट्रैक्ट, और ये हाइड्रोजन कहां जाके लगेगा, इससे फ्री रेडिकल के साथ अटैच हो जाएगा। इससे हमें ये मिला यहाँ पे फ्री रेडिकल, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके चला गया, तो यहाँ पे क्या मिला, फ्री रेडिकल जनरेट हो गया। अब इसका फर्दर से इथीन के साथ करवाएंगे, वही प्रोसेस जो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म हमने देखा था, चेन इनिशिएटिंग स्टेप, फिर चेन प्रोपेगेटिंग स्टेप, फिर चेन टर्मिनेटिंग स्टेप वाला। फिर यहाँ से फिर फ्री रेडिकल जनरेट होगा, फर्दर से फिर इसके इथीन के साथ रिएक्शन कराएंगे, और फिर हमें मिलेगा यहाँ पे CH2 CH CH2 और CH2 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 CH2, और इसे किसमें आ गई थी, हमारे चेन प्रोपेगेटिंग स्टेप में। फाइनल क्या हो जाएगा, जो जितने भी हमारे फ्री रेडिकल होंगे वो सारे क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाएंगे। ये तो हमारा हो गया लो डेंसिटी पॉलीथीन। लो डेंसिटी का पॉलीथीन का एग्जांपल था ये। अब हम पढ़ते हैं और दूसरा लो डेंसिटी पॉलीथीन में एक पॉइंट याद रखना, ये क्या होंगे, केमिकली इनर्ट। क्या होंगे, केमिकली इनर्ट होंगे, टफ होंगे, बट फ्लेक्सिबल होंगे। लो डेंसिटी पॉलीथीन क्या होंगे, फ्लेक्सिबल। अब हम पढ़ते हैं हाई डेंसिटी पॉलीथीन। हाई डेंसिटी पॉलीथीन, इसमें भी क्या होगा, पॉलीमराइजेशन ऑफ इथीन होगा। इस यहाँ भी पॉलीमराइजेशन ऑफ इथीन था, यहाँ भी पॉलीमराइजेशन ऑफ इथीन होगा, बट यहाँ पे कंडीशन क्या थी, हाई प्रेशर ऑफ, नहीं हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर पे।
और यहाँ क्या होगा, लो प्रेशर एंड लो टेम्परेचर पे। इसका लो प्रेशर एंड लो टेम्परेचर, इसका प्रेशर कितना होगा 6 to 7 एटमॉस्फेयर तक, और टेम्परेचर कितना होगा 333 केल्विन टू 343 केल्विन तक। ठीक है, दोनों में क्या होगा, पेरोक्साइड कैटलिस्ट का यूज होगा। पेरोक्साइड कैटलिस्ट कौन सा होगा हमारा, इसमें था हमारा जो बेंजोइल पेरोक्साइड, ये कैटलिस्ट था। यहाँ पे क्या होगा, जिगलर नाटा का, जिगलर नाटा कैटलिस्ट का यूज करेंगे। जिगलर नाटा कैटलिस्ट का फॉर्मूला होगा बस, जिगलर नाटा कैटलिस्ट का यूज होगा हाई डेंसिटी पॉलीथीन में। ये भी क्या होगा, केमिकली इनर्ट होगा, मोर टफ बट हार्ड। यहाँ पे क्या था, लो डेंसिटी पॉलीथीन में फ्लेक्सिबल, बट ये क्या होगा, हार्ड। इसका एग्जांपल था, वो था CH2, CH2 इथिन से क्या बन जाएगा, पॉलीथीन। क्या मिल गया हमें, पॉलीथीन। तो पॉलीथीन दो टाइप के देखिए, लो डेंसिटी पॉलीथीन और हाई डेंसिटी पॉलीथीन। लो डेंसिटी पॉलीथीन जो हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे होगा, किसका पॉलीमराइजेशन, इथिन का। यहाँ पे भी पॉलीमराइजेशन ऑफ इथिन होगा अंडर लो प्रेशर एंड लो टेम्परेचर पे। वहां कैटलिस्ट बेंजोइल कैटलिस्ट होगा, और यहाँ पे क्या होगा, जिगलर नाटा कैटलिस्ट का यूज करेंगे। वहां पे क्या है, फ्लेक्सिबल है, यहाँ पे क्या होगा, हार्ड। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, पॉलीथीन के बाद टेफ्लॉन। सेकंड एग्जांपल होगा एडिशन पॉलीमर का टेफ्लॉन। टेफ्लॉन, इसका क्या होगा, टेट्राफ्लोरोइथीन, टेट्राफ्लोरोइथीन, उसका पॉलीमराइजेशन करेंगे हम। टेफ्लॉन में पॉलीमराइजेशन ऑफ टेट्राफ्लोरोइथीन किसकी प्रेजेंस में करेंगे हम, पर सल्फेट कैटलिस्ट की प्रेजेंस में। पर सल्फेट कैटलिस्ट क्या होगा हमारा, NH4 का होल ट्वाइस S2O8, क्या मिल जाएगा हमें, पॉलीटेट्राफ्लोरोइथीन। ये मिलता है हमें टेफ्लॉन, पॉलीटेट्राफ्लोरोइथीन, इथीन। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या होगा एग्जांपल, पॉली अक्राइलोनाइट्रिल, अक्राइलोनाइट्रिल। इसमें क्या होगा, हमारे लेंगे अक्राइल नाइट्रिल, अक्राइलोनाइट्रिल। इसका पॉलीमराइजेशन करेंगे, किसकी प्रेजेंस में करेंगे, पर ऑक्साइड कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, पर ऑक्साइड कैटलिस्ट की प्रेजेंस में। क्या मिलेगा हमें, ये हमारा मिलेगा पॉली अक्राइलोनाइट्रिल मिल जाएगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट एडिशन पॉलीमर थे जिन्हें हम देख लिया स्ट्रक्चर के साथ है। तो याद रखना है, इनके पूछ सकते हैं, जैसे कि टेफ्लॉन, ये क्या है, टेफ्लॉन है। टेफ्लॉन की मोनोमर यूनिट क्या होगी, हमें पता होना चाहिए, टेट्राफ्लोरोइथीन। ये इसकी मोनोमर यूनिट होगी। कौन सा कैटलिस्ट यूज किया गया है, पर सल्फेट कैटलिस्ट का यूज हुआ है, ये इसका फॉर्मूला है, याद रखना। अब हम पढ़ते हैं स्टेप ग्रोथ या फिर कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। नेक्स्ट क्या था हमारा टाइप ऑफ पॉलीमराइजेशन में, स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन या फिर कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन।
अब हम डिस्कस करते हैं स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन या फिर कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन क्या होगा? रिपीटेड कंडेंसेशन रिएक्शन बिटवीन टू बाइफंक्शनल एंड ट्राइफंक्शनल मोनोमरिक स्पीशीज। ये हमारा क्या हो जाएगा फिर? कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। उसे हम स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। इसमें क्या होगा? लॉस ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल होगा, लाइक वाटर, अल्कोहल, HCl एटसेट्रा। ये होगा। ये दो टाइप के होंगे, होमोपॉलीमर और कोपॉलीमर। एडिशनल पॉलीमर भी हमने पढ़े थे, होमोपॉलीमर और कोपॉलीमर। वो याद रखना, जो हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा था वो यहाँ पे दोबारा ना पढ़ाना पड़े। अब स्ट्रक्चर को समझेंगे कि स्ट्रक्चर कैसे है, एग्जांपल को देख के। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट कंडेंसेशन पॉलीमर है वो देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं पॉलीअमाइड। पॉलीअमाइड नाम से देखो, अमाइड जिसमें कोई अमाइड की लिंकेज होगी, विच हैव अमाइड लिंकेज। पॉलीअमाइड में क्या होगा? कोई अमाइड की लिंकेज होगी। अब पॉलीअमाइड के एग्जांपल कौन से होंगे? सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर से हम कहेंगे नायलॉन, नायलॉन 6 और नायलॉन 6, ये दो इसके एग्जांपल है पॉलीअमाइड के। अब देखो नायलॉन 6 देखते पहले। ये मिलके बना है हेक्सा मिथाइलिन डाइअमीन प्लस एडिपिक एसिड। हमें क्या मिलेगा? नायलॉन 6। नायलॉन 6। क्या हो? यहाँ पे दो डिफरेंट बाइफंक्शनल है, उनसे मिलके उनका हमने पॉलीमराइजेशन किया, जिसका कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन वहां पर वो है कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन ऑफ हेक्सामिथाइलिन डाइअमीन एंड एडिपिक एसिड, जिसे में क्या मिला है? नायलॉन 6। इसे हम कोपॉलीमर भी इसे हम कोपॉलीमर भी कह सकते हैं, क्योंकि देखो कोपॉलीमर का मतलब क्या है कि दो डिफरेंट मोनोमरिक स्पीशीज का यूज हो। तो यहाँ पे दो डिफरेंट मोनोमरिक स्पीशीज का यूज हो रखा है, जो दोनों की बाइफंक्शनल मोनोमरिक स्पीशीज है। तो नायलॉन 6 तो एग्जांपल किसका हो जाएगा? कोपॉलीमर कंडेंसेशन। कोपॉलीमर कंडेंसेशन। सेकंड क्या था हमारा पॉलीमाइड एग्जांपल? नायलॉन 6। नायलॉन 6 किससे बना है? कैप्रोलैक्टम के पॉलीमराइजेशन से। कैप्रोलैक्टम के पॉलीमराइजेशन में मिला है नायलॉन 6। नायलॉन 6। अब देखो इसे हम होमोपॉलीमर कंडेंसेशन का एग्जांपल भी मान सकते हैं। पीछे देखा था हमने कैसे कि एक सिंगल मोनोमरिक स्पीशीज का कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन करने के बाद हमें मिला है नायलॉन 6, तो वो हमें मिलेगा होमोपॉलीमर कंडेंसेशन। ये किसके एग्जांपल थे? पॉलीअमाइड के। कौन से थे? नायलॉन 6 और नायलॉन 6। नायलॉन 6 मिलके बना है कंडेंसेशन, किससे मिलके बना है? पॉलीमराइजेशन कंडेंसेशन ऑफ ए सिंगल मोनोमरिक स्पीशीज। और ये किससे हुआ है? टू डिफरेंट मोनोमरिक स्पीशीज। किसमें? नायलॉन 6 में। जो किसका एग्जांपल हो जाएगा? कोपॉलीमर कंडेंसेशन का। और नायलॉन 6 किसका एग्जांपल हो जाएगा? होमोपॉलीमर कंडेंसेशन का। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कंडेंसेशन पॉलीमर पॉलीएस्टर। पॉलीएस्टर इससे भी नाम से पता चल रहा है कि इसमें कोई एस्टर की लिंकेज होगी। देखो अमाइड की लिंकेज, कहां अमाइड की लिंकेज? ये रही अमाइड की लिंकेज, अमाइड की लिंकेज। ठीक है, तो ये हमारे क्या बस अगर स्ट्रक्चर दे दे तो पूछ ले किसका एग्जांपल है? पॉलीअमाइड है, पॉलीएस्टर, तो बस इनसे समझना अमाइड लिंकेज है तो किसका है? पॉलीअमाइड की एग्जांपल। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है? पॉलीएस्टर। पॉलीएस्टर मींस व्हिच हैव एस्टर लिंकेज। क्या होगा? which have ester linkage। इसमें एस्टर की लिंकेज होगी मॉलिक्यूल्स में। अब देखो इसका देखो एग्जांपल, जब हम इथाइलिन ग्लाइकोल को टरथैलेमिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो हमें मिलेगा डेक्रोन। क्या मिलेगा? डेक्रोन। और इसी का दूसरा नाम है टरथैलेन। ठीक है, टरथैलेन। इसमें भी क्या हुआ? वही कोपॉलीमर कंडेंसेशन होगा। कोपॉलीमर कंडेंसेशन कैसे होगा कि इसमें टू डिफरेंट
मोनोमरिक स्पीशीज का कंडेंसेशन है। एक हमारा क्या है, इथाइलिन ग्लाइकोल। किसका, इसमें क्या होगा, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल एंड टरथैलेमिक एसिड, जो भी क्या देगा, डेक्रोन। इसे हम दूसरा नाम क्या कह सकते हैं कि चलो नेक्स्ट एग्जांपल, ये हमने देख लिया क्या थे, कोपॉलीमर कंडेंसेशन। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या होगा, बेकेलाइट। क्या होगा, बेकेलाइट। उसमें क्या होगा, बेकेलाइट में इसमें एक फिनोल और दूसरा हमारा क्या होगा, फॉर्मएल्डिहाइड। देखो थर्ड एग्जांपल हमारा किसका है, बेकेलाइट। फिनोल रिएक्ट विद फॉर्मएल्डिहाइड, क्या मिलेगा हमें, when phenol react with formaldehyde in the presence of either of H plus और OH नेगेटिव एसिड या बेस, क्या मिलेगा हमें, ऑर्थो या फिर पैरा, ऑर्थो या फिर पैरा हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनोल, ऑर्थो पैरा हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनोल, उनके डेरिवेटिव मिलेंगे। ये हो गया हमारा। अब इसका हम फर्दर रिएक्शन करवाते हैं। ऑर्थो हाइड्रोक्सी फिनाइल ऑर्थो हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनोल, इसका हम फर्दर रिएक्शन करवाते हैं। क्या मिलेगा हमें, नेवोलेक। क्या मिलेगा, नेवोलेक। इस टाइप से इसकी स्ट्रक्चर होगी। तो यहाँ पूछ सकते हैं, एक बीच में स्टेप होगा बेकेलाइट बनने से पहले कि जब हम फिनोल का फॉर्मएल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो हमें डायरेक्टली बेकेलाइट नहीं मिलेगा, हमें क्या मिलेगा, नेवोलेक। और किसकी प्रेजेंस में, इधर ऑफ एसिड और बेस, इनकी प्रेजेंस में क्या मिलेगा, नेवोलेक। अब नेवोलेक का फर्दर रिएक्शन करवाएंगे हम किसके साथ है, फॉर्मएल्डिहाइड, देन हमें मिलेगा बेकेलाइट। तो ये इंटरमीडिएट है, याद रखना, OH CH2 OH CH2 CH2 दूसरा हमने किसका एग्जांपल देखा था, बेकेलाइट क्रॉस लिंक चेन का, जो क्या है, ये हाईली ब्रांच पॉलीमर, हाईली ब्रांच पॉलीमर। ये हमारा होगा बेकेलाइट का स्ट्रक्चर। नेक्स्ट एग्जांपल होगा हमारे किसका, ये हमारा बेकेलाइट होगा। नेक्स्ट एग्जांपल होगा मेलेमाइन, मेलेमाइन फॉर्मएल्डिहाइड। बेकेलाइट को हम फिनोल फॉर्मएल्डिहाइड भी कह सकते हैं, फिनोल फॉर्मएल्डिहाइड डेरिवेटिव है। नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं मेलेमाइन फॉर्मएल्डिहाइड, मेलेमाइन। इसमें क्या होगा, मेलेमाइन, इसका रिएक्शन करवाएंगे हम, किसके साथ रिएक्ट करेगा, ये फॉर्मएल्डिहाइड के साथ। मेलेमाइन
फॉर्मएल्डिहाइड के साथ रिएक्ट कराएगा, हमें क्या मिलेगा, रेजिन इंटरमीडिएट बनेगा, इंटरमीडिएट बनेगा। क्या होगा वो, NHCH2OH, ये में क्या बन गया, ये हमारा रेजिन इंटरमीडिएट। इसका पॉलीमराइजेशन करेंगे, देन हमें मिलेगा मेलेमाइन पॉलीमर। क्या मिलेगा हमें, मेलेमाइन पॉलीमर। इसमें भी इंटरमीडिएट बनेगा बेकेलाइट की तरह, डायरेक्ट हमें मेलेमाइन पॉलीमर नहीं मिलेगा। इसका स्ट्रक्चर रहेगा NHCH2 NH ये मिल जाएगा। ठीक है, ये हमारे किसकी एग्जांपल है, कंडेंसेशन पॉलीमर के। अब हम क्या पढ़ेंगे, एक हमारा है कोपोलिमराइजेशन। कोपोलिमराइजेशन क्या होगा, कोपोलिमराइजेशन क्या होगा, कैन बी मेड नॉट ओनली बाय चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन बट आल्सो बाय स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। कोपोलिमराइजेशन ये नहीं कि वो सिर्फ चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन से बना है, वो दोनों से बना है, चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन से भी और स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन से भी। इसका एग्जांपल होगा ब्यूना एस, ब्यूना एस। चलो इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। 1,3-ब्यूटाडाइन 1,3-ब्यूटाडाइन का रिएक्शन कम करेंगे स्टाइरिन के साथ C6H5CH2। ये क्या होगा, हमारा स्टाइरिन होगा। ये क्या होगा, 1,3-ब्यूटाडाइन, इससे हमें मिलेगा ब्यूना एस। ब्यूना एस मिलेगा, इससे हमें ये क्या होगा, हमारा ब्यूना एस। तो कोपोलिमराइजेशन हमने पीछे क्लासिफिकेशन में पढ़ लिया था कि ये स्टेप जो एडिशन पॉलीमराइजेशन उसमें भी होगा और जो हमारा कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन होगा उसमें भी होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा रबर। रबर, रबर क्या है, रबर टू टाइप्स के हैं। एक तो होगा हमारा नेचुरल रबर, एक होगा हमारा सिंथेटिक रबर। नेचुरल जो हमें डायरेक्टली प्लांट से मिला हो, और जो सिंथेटिक जिसमें हम जो हमने उसमें कुछ केमिकल मॉडिफिकेशन किया हो, जा नहीं। सिंथेटिक रबर क्या होगा, सिंथेटिक रबर वो होगा जो मैन मेड होगा, और जो नेचुरल रबर होगा वो क्या होगा, जो हमें डायरेक्टली नेचर से मिले होगा, प्लांट से मिला होगा। अब देखो समझते हैं नेचुरल रबर। नेचुरल रबर क्या होगा, नेचुरल रबर एक जो रबर है वो एक नेचुरल पॉलीमर होगा जो डायरेक्ट हमें प्लांट से मिलता है। दूसरा इसे हम इलास्टोमर भी कहेंगे क्योंकि इसके अंदर इलास्टिक प्रॉपर्टी प्रेजेंट होगी। जो नेचुरल रबर है उसे हम इलास्टोमर कहेंगे ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इलास्टिक प्रॉपर्टी। ये होगा हमारा, ये नेचुरल फ्रॉम पॉलीमर होगा। दूसरा इसका मैन्युफैक्चर कहां से हुआ है, रबर लैटेक्स। जो ये रबर लैटेक्स है ये क्या है, ये एक व्हाइटिश लिक्विड है। जो रबर लैटेक्स है क्या है, एक व्हाइटिश लिक्विड है। ये क्या होगा, ये एक मिक्सचर होगा वाटर एंड रबर का। किसका मिक्सचर होगा, वाटर प्लस रबर, इसका मिक्सचर होगा। जो रबर लैटेक्स है ये मिलेगा हमें जो रबर का प्लांट होगा, रबर का जो ट्री होगा उसकी बार्क से मिलता है हमें रबर लैटेक्स। उस रबर लैटेक्स से हम मैन्युफैक्चर करके क्या बनाते हैं, नेचुरल रबर, हमें रबर बनाते हैं। ये हमारा नेचुरल रबर का फॉर्मूला जिसे हम सिस आइसोप्रीन भी कहते हैं। ठीक है, इसमें एक वल्केनाइजेशन ऑफ रबर का कॉन्सेप्ट आ जाता है बीच में। उसमें क्या है, वो क्यों आया, देखो जो रबर है इसमें क्या होगा, इलास्टिक प्रॉपर्टी होगी। अब जो नेचुरल रबर है इसमें क्या है कि इसके पास एक ऐसी स्ट्रेंथ, इसके पास हाईली वाटर अब्जॉर्ब करने की स्ट्रेंथ होगी, हाईली वाटर अब्जॉर्ब करने की स्ट्रेंथ होगी, वाटर अब्जॉर्प्शन।
देन हम क्या करेंगे, इस जो हमारा नेचुरल रबर है उसकी हम रिएक्शन करवाएंगे किसके साथ, सल्फर के साथ। हमें क्या मिलेगा फिर, वल्कनाइजेशन ऑफ रबर। इसका हम स्ट्रक्चर देखते हैं। इसमें क्या होगा कि जो ये सल्फर होगा ना, इसका जो हमारा नेचुरल रबर होगा सिस आइसोप्रीन, ये देखो CH2 CH2 हमारा क्या होगा, सिस आइसोप्रीन। इसकी हमने पढ़े, कौन सा कॉन्सेप्ट है, वल्केनाइजेशन ऑफ रबर पढ़ रहे हैं। जो हमारा सिस आइसोप्रीन है इसकी हमने रिएक्शन पाई सल्फर के साथ। तो ये जो सल्फर होगा ये हमारे सिस आइसोप्रीन में क्रॉस लिंक कर जाएंगे। किस टाइप से, CH2 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 क्या करके ये क्रॉस लिंक कर जाएंगे हमारे सिस आइसोप्रीन में। हमारे जो नेचुरल रबर है उसमें सल्फर क्या कर जाएंगे, क्रॉस लिंक कर जाएंगे। ठीक है, कितना परसेंट, 5% सल्फर का यूज हुआ है यहाँ पे। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, वल्केनाइजेशन ऑफ रबर। क्या होगा, वल्केनाइजेशन ऑफ रबर। समझ आया इतना। अब हम पढ़ते हैं सिंथेटिक रबर। सिंथेटिक रबर क्या होगा, इसके एग्जांपल देखो सिंथेटिक रबर के। एक होगा हमारा नियोप्रीन और दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, ब्यूना एन। क्या होगा, ब्यूना एन। ब्यूना एस का हमने पीछे पढ़ लिया था, यहाँ पे है ब्यूना एन। नियोप्रीन, इस नियोप्रीन क्या है, ये तो पॉलीमर नेम है नियोप्रीन। इसका मोनोमर क्या होगा, क्लोरोप्रीन। क्लोरोप्रीन, क्लोरोप्रीन क्या है, मोनोमर यूनिट है। ये एग्जाम में पूछा जाता है कि नियोप्रीन की मोनोमर यूनिट क्या होगी, क्लोरोप्रीन। क्या बना, नियोप्रीन। पॉलीमराइजेशन कराने के बाद इसका स्ट्रक्चर देखो क्लोरोप्रीन का, CH2 CCl CH2। इसका पॉलीमराइजेशन क्या, हमें क्या मिला, नियोप्रीन CH2 CCl CH2। क्या मिल गया हमें, नियोप्रीन। नेक्स्ट हमारा क्या है, ब्यूना एस। ब्यूना एस का क्या होगा ना, ब्यूना एन। ब्यूना एस का हमने पीछे डिस्कस कर लिया था, यहाँ पे है ब्यूना एन। इसमें क्या होगा, 1,3-ब्यूटाडाइन। 1,3-ब्यूटाडाइन है, किसके साथ रिएक्ट कराएंगे, अक्राइलोनाइट्रिल। अक्राइलोनाइट्रिल। क्या मिलेगा हमें, ब्यूना एन। स्ट्रक्चर देखते हैं इसकी। 1,3-ब्यूटाडाइन तो पता है सबको, 1,3-ब्यूटाडाइन अक्राइलोनाइट्रिल के साथ रिएक्ट करेंगे। इसका पॉलीमराइजेशन करेंगे किसकी प्रेजेंस में, O2 और पेरोक्साइड की प्रेजेंस में। O2 और पेरोक्साइड की प्रेजेंस में हमें क्या मिलेगा, ब्यूना एन। CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH2 CH CN। ये हमारा क्या होगा, ब्यूना एन। तो रबर देख लिए कितने टाइप के थे, 2 टाइप के, नेचुरल रबर और सिंथेटिक रबर। दोनों के एग्जांपल देख लिए। हमारा चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट है। वीडियो को अच्छे से देखना और इसके नोट्स बना सकते हो, या फिर अगर आप इस वीडियो को सिर्फ देख लोगे ना तभी आपको सारे याद हो जाएगा।
और यहाँ से कम 2 क्वेश्चन तो पूछे जाते हैं इस टाइप में हर बार। तो छोटी सी वीडियो है और आप इसे इजीली टाइम निकाल के देख सकते हैं, जिससे आपका ही बेनिफिट होगा। एंड थैंक यू।